हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला कहते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7, जो कि है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इस चैप्टर को दो अलग अलग पोर्शंस में हम समझ रहे हैं। सबसे पहले पोर्शन में हम समझ रहे हैं कणों के निकाय को, मतलब अगर कोई कण बना है, कोई पदार्थ बना है, तो वो पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा, और इस सेगमेंट में हम उन्हीं कणों के बारे में स्टडी कर रहे हैं सिंपली, है ना। तो क्या करेंगे भाई, तो इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं द्रव्यमान केंद्र की गति को। क्या मतलब है इसका? तो इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि एक्चुअली क्या हो रहा था कि पूरे पिंड के सभी अलग अलग कणों की गति को हम मेजर नहीं कर पा रहे थे, या अगर करे भी तो बड़ा ही टिपिकल सा काम हो रहा है। तो हमने क्या बोला कि भाई ऐसा नहीं है, क्यों ना मैं पूरे पिंड के जितने भी नंबर ऑफ मासेस है उन सबको कंसीडर करूं कि वो सब के सब कहां पर है भाई, केंद्र पर स्थित है, और उसी केंद्र को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। मतलब क्या कि किसी भी पिंड का कुल द्रव्यमान माना जाता है कि केंद्रित है कहां पर, उसके द्रव्यमान केंद्र पर। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र पर अगर टोटल मास कंजर्व है, तो जब मुझे कोई कैलकुलेशन करनी होगी, लाइक मुझे उसकी गति की बात करनी होगी कि अगर एक पिंड चल रहा है तो उसमें जितने भी उसके मासेस है वो किस प्रकार से गति कर रहे होंगे, तो इसी चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं कि भाई जैसे उसका सेंटर ऑफ मास चल के जा रहा होगा, जैसे उसके द्रव्यमान केंद्र चल के जा रहा होगा, ठीक उसी तरीके से बाकी कणों पर भी लगने वाले बल के कारण उसकी गति हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि जितने भी कण हैं उनके आंतरिक बलों के द्वारा कोई भी गति नहीं होती। एक ऑब्जेक्ट है, उसके जो इंटरनल फोर्सेस होंगे उनके कणों के बीच में, उनके द्वारा कोई गति नहीं होती। जो भी गति होती है वो बाह्य बल के द्वारा ही होती है। तो हम इसी चीज को प्रूफ करने वाले, इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे कैसे गति हो सकती है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं हम सेशन को, और देखते हैं यहां पर द्रव्यमान केंद्र की गति को, मतलब मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जैसा कि हमें पता है कि भाई एक कोई पिंड, कोई सा भी पिंड, हमने एक पिंड मान लिया, और इस पिंड को हम ऐसा कंसीडर करके चलेंगे कि भाई इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे, पार्टिकल्स बहुत सारे कणों से मिलकर के ये बना हुआ है, जिसमें से कुछ को नेमिंग कर लेता हूं मैं कहता हूं कि यहां से एक कण है, ये ये r1 वेक्टर डिस्टेंस पर है, और ये कण कौन है भैया, ये m1 है। ठीक इसी प्रकार से किसी और को भी ले लीजिए, मैं इसको कहता हूं ये मेरा m2 है और ये r2 वेक्टर है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से और एक ले लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं कि भैया यहां पर भी एक कण है, और ये है मेरा m3, और ये जो है r3 वेक्टर है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि भैया यहां पर जो एक कण दिख रहा है आपको, ये कण जो है ये mn है, और इसका स्थिति सदिश rn वेक्टर है। बहुत सारे कण है, मैं कोई से भी 3, 4, 5, 10 जो मर्जी पड़े मान लीजिए। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई यहां पर द्रव्यमान केंद्र की अभिधारणा के भौतिक महत्व को समझने के लिए माना कि कोई निकाय m1, m2, m3, m4 अप टू mn है। ठीक है, अब क्या कहना है भाई, तो n कणों से बना है मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, rn वेक्टर। ये स्थिति वेक्टर r1, r2, r3, r4 अप टू rn है कि उसकी इन सभी द्रव्यमान की, है ना, स्थिति सदिश मूल बिंदु से। तो मान लीजिए कि इस निकाय के अवयवी कणों पर बाह्य परिवेश, मतलब सराउंडिंग्स के द्वारा जो आरोपित बल है, मान लीजिए पहले वाले ऑब्जेक्ट पर F1 है, दूसरे पे F2, और ऐसे ही मैं बात करूं तो सभी कणों पर अलग अलग बल कार्यरत है। M1 पर F1, F2 पर M2 पर F2 एंड M3 पर F3, F4, F5 एंड सो ऑन अप टू Mn तक। मतलब ऐसा समझ में आया कि अगर एक ऐसा कण है, थोड़ा सा अलग से ही बना लेता हूं, मान लीजिए इसमें तीन द्रव्यमानों से मिलकर के बना है, तो मैं कहता हूं कि m1 वाले द्रव्यमान पे फोर्स F1 लग रहा है, m2 वाले द्रव्यमान पर फोर्स F2 लग रहा है, और ये तीसरे वाले द्रव्यमान m3 पर जो फोर्स लग रहा है वो F3 फोर्स लग रहा है। तीनों पे अलग अलग फोर्सेस कार्यरत हैं। ठीक वैसे मैं कहता हूं कि ये n नंबर से मिलकर के बना है, तो इन सभी पर अलग अलग फोर्सेस कार्य करते हैं। और कितने फोर्सेस कार्यरत हो गए भैया, तो n नंबर ऑफ फोर्सेस अलग अलग इंडिविजुअल पर कार्यरत है। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर जो हम लिखते हैं वो क्या होता है भैया, RCM इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, क्या लिखते हैं भैया,
RCM is equals to summation of I equals to 1 to n MIRI vector upon summation of I equals to 1 to n MI. प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर रिस्पेक्टिव स्थिति सदिश, है ना। ये गुणनफल होता है किसका भाई, द्रव्यमान और उसका संगत स्थिति सदिश का अपॉन में कुल कणों के द्रव्यमान। तो मतलब अगर इनको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है क्या मिलता है भाई, यहां से ऊपर से तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n MIRI वेक्टर ही छोड़ेंगे, लेकिन नीचे समीशन ऑफ MI इसको अगर ओपन करें, अच्छा दोनों को ही क्यों ना ओपन कर दूं मैं, चलिए ओपन कर देता हूं मैं इसको भी। तो मैं इसको लिखता हूं M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 एंड ऐसे ही करते जाएंगे तो MNRN वेक्टर तक ऊपर एक्सपांड हो जाएगा। ये जो समीशन का साइन खुलता है यही खुलेगा भाई, नीचे समीशन का साइन खुलेगा तो क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 अप टू Mn। तो हो गया ये M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू हाउ मच Mn। ये हो गया RCM। अच्छा, जब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके सभी पार्टिकल्स को, इन सभी पार्टिकल्स के द्रव्यमान को जब जोड़ देंगे तो इसका कुल द्रव्यमान मान लेता हूं कैपिटल M, तो इसके बराबर ही आएगा ना। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख लूं 1 अपॉन m टाइम्स ऑफ, क्या हो जाएगा भाई, M1R1 वेक्टर प्लस M2R2 वेक्टर प्लस M3R3 वेक्टर अप टू MNRN वेक्टर, ये मिलेगा। ये किसकी वैल्यू मिल गई भाई, ये मिल गई मेरे को RCM, सेंटर ऑफ मास जो है, जो द्रव्यमान केंद्र है, जहां पर हम मानते हैं कि इस पूरे संपूर्ण पिंड का कुल द्रव्यमान कहां केंद्रित होगा, उसके सेंटर पे, और ये सेंटर पे अगर केंद्रित है तो RCM क्या कह लिया भाई, 1 अपॉन m इज इनटू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अप टू MNRN। मतलब यहां तक की बातें समझ में आ गई कि भैया ये तो मुझे सेंटर ऑफ मास यहां पर मिल जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास के साथ में, है ना, यहां तक मुझे क्या मिला, सेंटर ऑफ मास। अब मुझे निकालना है क्या भाई, इसकी वेलोसिटीज। तो चलिए ना हम आते हैं जरा इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग निकाल करके। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग कैसे निकालेंगे, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही चुका है कि अगर मान लीजिए ये अगर एक वृत्ताकार डिस्क होती तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होता, तो इसका द्रव्यमान केंद्र वही होता जो इसका फिजिकल सेंटर होगा, जो इसका केंद्र होता है यही क्या होता है, इसका द्रव्यमान केंद्र। और द्रव्यमान केंद्र पता लगाने का मैंने आपको सिखाया था, बहुत आसान सा तरीका है। आप जिस भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान केंद्र का पता लगाना चाहते हैं, रेगुलर सर्फेसेस में, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स में जिनमें मास डिस्ट्रीब्यूशंस इक्वल है लगभग, आप कुछ नहीं, उसको ऐसा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। सपोज दिस, यहां पे बैलेंस होगा, ये इसका द्रव्यमान केंद्र है ना, ये क्या है इसका द्रव्यमान केंद्र। ऐसे ही अगर कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका द्रव्यमान केंद्र उस वस्तु के अंदर नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है तो इसका द्रव्यमान केंद्र इसके सेंटर पे हो गया, है ना। अगर ऐसे ही मैं अगर एक आपको ये देता हूं तो इसका क्या होगा भाई, तो इसके जो डायगोनल्स हैं, इनके डायगोनल्स मतलब इसके विकर्णों के जो कटान बिंदु होंगे, इन विकर्णों के कटान बिंदु पर आपको देखने को मिल जाता है क्या, इसका सेंटर ऑफ मास। मतलब कहने का कि रेगुलर सरफेसेस में तो निकालना आसान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सरफेसेस हैं जहां पर हमने द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ा हुआ है कि भैया द्रव्यमान केंद्र जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उस सरफेस के अंदर ही हो, उस सतह के बाहर भी हो सकता है, पता है क्या आपको, है ना, इस सरफेस के बाहर भी हो सकता है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। कैसा भाई, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। आपके पास में ऐसा होगा एक स्पून, है ना, नूडल्स खाने वाला, कुछ ज्यादा ही गंदा बना दिया भाई, है ना, थोड़ा अच्छा बनाता हूं मैं। ऐसा वाला स्पून तो होगा ही ना। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट मैं बिल्कुल लाइव करके आपको अपडेट कर दूंगा इसके लिए, ठीक है। ये ऐसा स्पून होगा भाई, और एक स्पून ये अपना जो गोल वाला स्पून होता है ऐसा, इन दोनों स्पून को ऐसे फंसा दीजिए, दो टांगे ऐसे करके फंसा दीजिए, है ना। और इनके बीचों बीच में अगर आप नॉर्मली एक है ना, एक ग्लास के ऊपर अगर एक छोटी सी लकड़ी रख करके इन दोनों स्पूनों को रखेंगे तो ये ऐसे कर्व बन जाएंगे। अब कर्व का सेंटर तो अंदर होगा,
तो ये पता है स्पून से बाहर आपको देखने को मिल जाएगा ये पूरा का पूरा रिजल्ट इसका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं कि भाई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, किंतु मैं ये कहता हूं कि भैया ऐसा आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो द्रव्यमान केंद्र के ऊपर कि अगर मान लीजिए ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना और सभी के ऊपर अलग अलग बल लग रहा था, इस पे मैंने F1 फोर्स लगाया था, इस पे F2 लगाया था, इस पे F3 लगाया था, इस पर मैं कह लेता हूं F फोर्स लगाया था, ये जो आपने फोर्सेस लगाया, मैं कहता हूं कि इन सभी फोर्सेस के कारण ये सभी कण क्या करेंगे, एसिलरेट होंगे, ये भी एसिलरेट होगा, ये भी एसिलरेट होगा, ये भी एसिलरेट होगा, 1 2 3 4, ये सभी एसिलरेट होंगे। तो क्या सबका अलग अलग गणना करके जोड़ूं या फिर कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या? तो हमने कहा नहीं भाई, मैं तो मानता हूं कि ये जितने भी द्रव्यमान है अलग अलग, ये सब कुछ कहां है, केंद्रित है इसी सेंटर पे, यानी ये है मेरा सेंटर ऑफ मास, और यहां पर जो भी फिनोमिना आपको देखने को मिलेगी वही सभी जगह पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपके पास में है ना, जैसा अभी हमने लास्टली देखा, क्या देखा था भाई, हमें अभी देखा कि RCM जो होता है ये होता है 1/m टाइम्स ऑफ, क्या होता है भाई, 1/m टाइम्स ऑफ m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर। ये अभी हम लोगों ने बात करी है, अभी हम लोगों ने देखा। तो ये तो डिस्टेंस है, मुझे वेग चाहिए। वेग क्या होता है भाई, वेग बराबर क्या होता है, तो ये तो होता है विस्थापन वटा में समय। अगर ठीक इसी प्रकार से मैं बात करूं तो v इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं dr अपॉन में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर dr अपॉन क्या निकालना है मेरे को, dt। अब चलिए dr अपॉन dt निकाल के ले आए, तो यहां पर dr cm है, तो मतलब क्या करूं, मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो मैं यहां पर लिखता हूं दोनों तरफ अवकलन करने पर किसके सापेक्ष भाई, समय के सापेक्ष। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो ये इधर साइड में देखिए ये हो जाएगा d RCM अपॉन dt इज इक्वल्स टू d ऑफ dt ऑफ, ये तो पूरा ही फैक्टर आ गया 1/m m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर, यानी सभी कणों के ऊपर मैंने मान लिया कि भैया टाइम के रिस्पेक्ट में सभी जो कण है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या होगा भाई, तो DRCM, इसको ऐसे लिखता हूं, अभी करता हूं एक लाइन आगे बढ़ करके, अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू, ये 1/m तो कांस्टेंट है, क्यों ना ये d अपॉन dt सबको बांट दूं, तो देखिए 1/m को तो बाहर रख लीजिए, ये क्या बन गया भाई, dm r1 अपॉन dt प्लस dm r2 अपॉन dt प्लस dm r3 अपॉन dt अप टू dmn rn अपॉन dt। अब क्यों ना इसमें थोड़ा सा और काम कर लिया जाए, क्या कर ले भाई कि इन सभी में से m को भी अगर मैं कॉमन करके बाहर कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए DRCM अपॉन dt, DRCM मैं उसको मिटा नहीं रहा हूं है ना, अपॉन dt इज इक्वल टू 1/m टाइम्स ऑफ क्या था भाई, तो m dr1 वेक्टर अपॉन dt प्लस m dr2 वेक्टर अपॉन dt प्लस m dr3 वेक्टर अपॉन dt अप टू m drn वेक्टर अपॉन में dt, यही आएगा। चेक कर लीजिए भाई, अब हमने क्या किया, m सभी में कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लिया। ठीक, अब m को कॉमन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एक छोटू सा काम और कर लेता हूं मैं, क्या कर लूं, तो मैं कहता हूं यहां पर आपसे कि देखिए चूंकि DRCM अपॉन dt जो है ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, तो VCM लिख लूं, वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का, ये वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का।
ऐसे ही अगर मैं यहां पर कहता हूं कि dr1 वेक्टर अपॉन dt अगर करते हैं तो वेलोसिटी किसका? पहले वाले मास का। वेलोसिटी किसका? पहले वाले मास का। ये पहले वाले मास का, इस पहले वाले मास की वेलोसिटी। अगर इसी तरीके से मैं कहता हूं क्या भाई, dr2 अपॉन dt, तो ये भी वेलोसिटी होगा किसका? दूसरे वाले मास का। ऐसे ही मैं अगर कहते चले जाऊं तो ये मैं कहता हूं कि dRn वेक्टर अपॉन dt किसका? तो वेलोसिटी उस nth पार्टिकल का, उस nवें पार्टिकल का। अच्छा, तो इन सबको रखिए यहां पर जरा। तो ये क्या मिल गया आपको? ये मिल गया VCM, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m, और ऊपर से कॉमन जो आया वो आया स्मॉल m। ध्यान रखेंगे, ऊपर से जो कॉमन आया वो क्या है? स्मॉल m। ठीक है ना? तो अगर मैंने इसको कॉमन कर लिया, ठीक, तो क्या मिल जाएगा अभी मेरे को? सिंपली कि अच्छा एक काम करते हैं ना, ऊपर वाले मास को कॉमन नहीं करते हैं, उसको m1 m2 छोड़ ही देते हैं। क्यों ना छोड़ दूं मैं? क्योंकि मैंने कंसीडर करा था कि भैया ये m1 m2 m3 m4 m5 ऐसा रहेगा, तो इसको कॉमन ना करते हुए इसको छोड़ ही देते हैं। अगर इक्विवेलेंट मासेस के लिए केस अलग से बना लेंगे, तो इसको लिख ही देता हूं मैं 2 3 n है, ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर 1 अपॉन m, यहां पर कितना बनेगा? m1 2 3 n। तो यहां पर सिंपली क्या बना लूं मैं इसको लिखता हूं कि भैया ये हो गया m, ठीक है, क्या बन गया? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अप टू mn vn वेक्टर्स, सभी पे, सभी वेलोसिटीज पे वेक्टर। तो यहां से क्या समझ में आया भाई? वेलोसिटी जो होगी, है ना, सेंटर ऑफ मास की, वो बराबर होगी किसके? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अप टू mn vn अपॉन टोटल मास, अपॉन में टोटल मास। इसका मतलब क्या समझ में आया भाई? तो इससे हमें सिंपली समझ में यह आ रहा है कि भैया टोटल जो वेलोसिटी आपको मिलेगी अलग अलग निकाय के कणों की, वो बराबर होगी बिल्कुल उसी के, किसके भैया? सेंटर ऑफ मास के। तभी तो हम सेंटर ऑफ मास से ही सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम बाकी के इंडिविजुअल्स के साथ में कोई कैलकुलेशंस नहीं करते। बट ये चैप्टर में यही प्रूफ करना है, इसलिए हम यहां पर प्रूफ कर रहे हैं कि भैया अगर n कणों से मिलकर के बना, n कण मतलब समझ के बहुत सारे कणों से मिलकर के कोई सिस्टम बना है, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जब चल रहे होंगे तो उनकी सेम वेलोसिटी, मतलब सबके इंडिविजुअल की एक की अगर वेलोसिटी को, उनके वेग को जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा कुल वेलोसिटी के, कुल वेग के, जो कि प्रदर्शित किया जाता है सेंटर ऑफ मास से, है ना? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उसके इंडिविजुअल के सभी मासेस की जो वेलोसिटी होगी उसके समिशन के बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्या काम करें भाई? यहां तक की बात तो हमको समझ में आ गई कि वेलोसिटी ऐसे निकलेगी। ठीक, तो यहां पर कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की जो वेग है, अतः द्रव्यमान केंद्र का वेग, ठीक है, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM बराबर होगा किसके? 1 अपॉन m टाइम्स ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अप टू mn vn। ठीक, अब यहां पे तो मेरे को वेग तो मिल गया, अब क्या काम करूं? तो अब हम कर लेते हैं थोड़ा सी बात किसकी भाई? त्वरण की, एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। जब मुझे वेग मिल गया तो एक्सीलरेशन भी मिल ही सकता है। एक्सीलरेशन के लिए क्या करना होगा? त्वरण के लिए क्या करना होगा? तो फिर से मैं वही चीज कहूंगा कि भैया इंडिविजुअल एक एक कण का त्वरण निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको कोई समीकरण दे दूं? इसको समीकरण देता हूं मैं सेकेंड लिख देता हूं। सेकेंड समीकरण से, या ABCD कुछ नाम देते हैं, चलिए समीकरण ए। समीकरण ए से मैं कहता हूं कि ये वेलोसिटी है, इसको एक और बार अगर टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया तो भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो एक काम करता हूं, मैं आता हूं त्वरण के ऊपर, और अभी मैं कहता हूं त्वरण कैसे निकलता है भैया? त्वरण कैसे निकालेंगे आप? तो त्वरण है ना, एक्सीलरेशन, ये अल्टीमेटली होता है वेग बटा में समय। तो मैं यहां पर वेग के लिए क्या लिख रहा हूं भैया कि भैया एक्सीलरेशन अगर निकालना है, मेरे पास में है वेलोसिटी, तो मैं कहता हूं dv अपॉन
dt कर दे तो ये एक्सीलरेशन हो गया। या इसी चीज को और क्या लिखते हैं भैया, d2r अपॉन dt। जो डिस्प्लेसमेंट था उसको डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए तब भी एक्सीलरेशन आ जाएगा, या फिर आप सिंपली एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए तब भी आ जाएगा। तो क्यों ना मैं इसमें शुरू करूं काम करना। मैं कहता हूं समीकरण ए से, समीकरण ए को एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पर क्या लिखा हमने भैया, हमने निकाला है VCM इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m टाइम्स ऑफ m1 v1 वैक्टर प्लस m2 v2 वैक्टर प्लस m3 v3 वैक्टर अप टू mn vn वैक्टर, यही निकाला। अब क्या करना भाई, दोनों तरफ dt यानी समय, दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलन करने पर समय के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना है। तो एक काम करिए, इधर साइड में करूं तो क्या मिलेगा, d VCM अपॉन dt इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या मिल जाएगा, d अपॉन dt टाइम्स ऑफ 1 अपॉन m m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस mn vn वैक्टर, यही मिलेगा। अब एक काम करते हैं, ये d अपॉन dt को इधर बांट देते हैं सभी को, तो चलिए बांट दिया जाए। d अपॉन dt को बांट देते हैं भाई, तो क्या मिल गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन में dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m, तो ऐसी कैपिटल M, 1 अपॉन m तो ऐसी ही है। यहां पर अगर इसको मैंने बांट दिया तो क्या बन जाएगा भाई, d m1 v1 अपॉन dt प्लस d ऑफ m2 v2 वैक्टर अपॉन dt प्लस d ऑफ m3 v3 वैक्टर अपॉन dt अप टू d ऑफ dt mn vn वैक्टर। कुछ नहीं किया, सिंपली लिखा हुआ है इसी को। अब एक काम कर लेता हूं मैं अब इसको इतना सॉल्व करता हूं। तो ये यहां पर देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन dt, इसको क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई वेलोसिटी ऑफ मास का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का अगर आप टाइम से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन होता है। तो मैंने तो एक्सीलरेशन ही लिखा हुआ है ना, ये क्या है, एक्सीलरेशन ही है बस। किसका, सेंटर ऑफ मास का है तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, यहां पे m1 v1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ m1 v1 अपॉन dt, तो यहां पर m1 तो कॉमन हो जाएगा, है ना, m1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो m1 अगर कॉमन हो गया, मतलब बाहर आ गया, सिर्फ और सिर्फ v1 का आएगा। तो यहां पे एक काम करता हूं मैं, एक छोटा सा लाइन और कंप्लीट करा देता हूं आपको, फिर इसके बाद लेके आके आ जाते हैं। तो क्यों ना मैं इसको एक लाइन और लिख लूं, क्या लिख लेता हूं मैं, इसको लिख लेता हूं नॉर्मली 1 अपॉन m, m1 को बाहर ले लीजिए dv1 अपॉन dt प्लस m2 को बाहर ले लीजिए तो dv2 अपॉन dt। क्यों बाहर ले रहा हूं भाई, क्योंकि मास कांस्टेंट है ना, जो परिवर्तित होगा उसी की बात करूंगा ना सिर्फ और सिर्फ। तो m3 dv3 अपॉन dt mn dvn अपॉन dt। ठीक है, अभी अब यहां से बात समझ में आ गई कि यहां पर dv1 अपॉन dt को क्या लिखना है भैया, एक्सीलरेशन 1। ऐसे ही dv2 अपॉन dt क्या भैया, तो ये भी एक्सीलरेशन है किसकी, सेकेंड पार्टिकल की। ये एक्सीलरेशन फर्स्ट पार्टिकल की, ये एक्सीलरेशन सेकेंड पार्टिकल की। ऐसे ही अगर मैं करते जाऊं तो dvn अपॉन dt की अगर बात करूंगा तो ये भी एक्सीलरेशन होगा किसकी, nth पार्टिकल की, nवें पार्टिकल की। ठीक है, तो अब इन सभी को उठा करके इसमें समायोजित कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, तो ये मिल गया मेरे को एक्सीलरेशन ऑफ ACM इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m। इधर साइड में क्या मिला भाई, तो ये देखिए यहां पे m1 dv1 अपॉन dt, मतलब क्या, m1 a1 वेक्टर प्लस यहां पे m2 dv2 अपॉन dt, तो dv2 अपॉन dt मतलब a2, तो m2 a2 वेक्टर, है ना। ये वाला जो सेगमेंट है ये a2 वेक्टर,
ऐसे यहां पर अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, M3A3 वेक्टर अप टू MNAN वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हमें बातें समझ में आ गई कि एक्सीलरेशन भी जो मिलेगा सेंटर ऑफ मास का, वो इंडिविजुअल के सभी पार्टिकल्स के जो एक्सीलरेशन होंगे उन्हीं के सम के बराबर मिलने वाला है। लेकिन एक साथ में m चले चल रहा है भैया। तो एक काम करता हूं ना, जरा इसके आगे की मैं थोड़ी सी बात करूं, एक्सीलरेशन तक की यहां से तो बात समझ में आ जाती है, मैं इसे थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं, देखिए इसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए कि भैया मेरे को जो मिला है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m टाइम्स ऑफ जो मिला है a1v1 प्लस, सॉरी यहां पर m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 अप टू ये मिल रहा है मुझे MNAN वेक्टर तक। अब हो गई ना बात खत्म, क्या भाई, तो यहां पर सिंपली मुझे करना इतना सा काम है कि इस m को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये बताएंगे क्या, ये क्या हो गया भाई, m ACM इज इक्वल्स टू, ये बन गया मेरा M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 अप टू MNAN वेक्टर। क्या हो गया भाई, तो ये तो कुछ और तरफ इंडिकेट कर रहा है। मैं आपको याद दिला दूं तो भैया मैं लिखता हूं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम से, क्या कहा था भैया न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से मुझे पता है F इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहां पर क्या है, कुल द्रव्यमान इंटू त्वरण किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो इसको क्या लिख सकता हूं, F बराबर कुल बल, अब कुल बाह्य बल भी कह सकता हूं, ठीक है, कुल बाह्य बल कह लेता हूं। कितना हो जाएगा भाई, F बराबर कुल द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान जितना टोटल मास था वो, इंटू सेंटर ऑफ, त्वरण किसका भाई, त्वरण द्रव्यमान केंद्र का। तो ऐसा लिख लेते हैं, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, ये हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। अच्छा, अब क्या काम करना भाई, तो ऐसे ही M1A1 की अगर आपसे कोई बात करता है कि भैया M1A1 कौन है, ये M1A1 कौन है, तो M1A1 कौन है, पहले कण का द्रव्यमान और पहले कण का त्वरण। मतलब यहां से एक बात समझ में आ रही कि F इक्वल्स टू ये जो लिखा हुआ है ना M A सेंटर ऑफ मास, ये कुल बल हो गया, ये कौन सा हो गया, ये कुल बल हो गया भाई, है ना, इसको बाह्य लिख सकता हूं। ऐसे ही जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो मैं कहता हूं F1 इक्वल्स टू हो जाएगा कौन भाई, M1A1। मतलब ये क्या लिखा हूं, द्रव्यमान प्रथम कण का गुणे त्वरण प्रथम कण का गुणे त्वरण प्रथम कण का, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिखता हूं, है ना, इसी में, तो भैया अगर F2 की मैं बात करता हूं, इसको वेक्टर लगा के रखते हैं, है ना, इसको वेक्टर रख ही लेते हैं। अगर मैं F2 की बात करता हूं तो F2 क्या हो जाएगा भाई, द्रव्यमान द्वितीय कण का इंटू त्वरण द्वितीय कण का, एंड सो ऑन। अगर आप देखें तो भैया MNAN की भी बात करेंगे तो ये क्या है, द्रव्यमान nth कण का और ये त्वरण nth कण का। यानी यहां से मुझे कुल मिलाकर के इस स्टेटमेंट से समझ में आती है, अगर इसी स्टेटमेंट को यहीं कहीं क्लोजिंग दूं तो यहां से मेरे को समझ में आई है बात कि ये जो F इज इक्वल्स टू MACM है, ये F बाह्य, ये कौन है, कुल बाह्य बल, बराबर है किसके, तो ये सब कुछ ये स्मॉल से जो दिख रहे हैं ये क्या, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू FN वेक्टर के। मतलब कुल बाह्य बल जो है किसी पिंड पर जो कार्यरत है वो उसके अंदर
उपलब्ध जितने भी कण हैं उन सभी कणों के ऊपर इंडिविजुअल जो बल लग रहा है, अलग अलग जो उनके ऊपर जो बल लग रहा है, उन सभी के योग के बराबर होता है कुल बाह्य बल। मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं क्या कि मैं अब कह लेता हूं द्रव्यमान केंद्र के लिए कि किसी पिंड पर कार्यरत कुल बल, कुल बाह्य बल लिखता हूं, कुल बाह्य बल का मान उस पिंड के अवयवी कणों, अवयवी कणों मतलब क्या भाई, जितने भी उसके अंदर कण हैं उनकी बात करें, अवयवी कणों के ऊपर कार्यरत बल के योग के बराबर होता है ना। मतलब F एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अवेलेबल F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn के बराबर है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ दो बातें और करनी है मेरे को, है ना, कुछ पॉइंट्स और हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक बात करते हैं विलगित निकाय की, थोड़ा सा इसका इंग्लिश वाला नाम थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है ना, क्योंकि हिंदी वाला नाम थोड़ा सा विलगित निकाय थोड़ा सा अजीब सा आपको सुनने में लग सकता है। लेकिन अगर मैं ये वाली बात कहूं तो अब तो भैया बिल्कुल सबको ये पता है वर्ड आइसोलेशन, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम। अब तो सबको पता है आइसोलेशन क्या होता है, अलग थलग अलग अलग। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि अगर कहीं पर F एक्सटर्नल मतलब कौन सा भाई, बाह्य बल, इसका परिणाम शून्य हो, किसी पिंड के ऊपर जो बाह्य बल लग रहा है उसका परिणाम शून्य हो, कोई बाह्य बल उसके ऊपर अल्टीमेटली फाइनली क्या भाई कार्यरत नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है, वो विलगित निकाय। यानी एक बात समझ में आती है, अगर F 0 हो तो आपको पता है ना कि यहां पर F इज इक्वल टू होता है भैया ma, मास तो कभी 0 हो नहीं सकती क्योंकि m नेवर बी 0। सो क्या लिख सकते हैं भाई, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः मैं लिख सकता हूं अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसका एक्सीलरेशन भी 0 है। अगर किसी पे F नेट फोर्स यानी कुल बाह्य बल कितना है, 0 है, कुल बाह्य बल का मान नहीं है, कोई बाहरी बल का परिणामी मान नहीं है, तो उसके अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, वो सिस्टम कहीं नहीं चल के जाएगा, कोई उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं है, कोई त्वरण उसके अंदर हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार और एक बात करूं मैं, ऐसा क्यों हो रहा है, आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके से n नंबर ऑफ पार्टिकल से जब मिलकर के बना है तो भैया इसके पार्टिकल्स आपस में भी तो ऐसे बल लगा रहे हैं ना भाई, हमने तो यही पढ़ा ना कि F12 इज इक्वल टू F21, ये आपस में भी तो बल लगा रहे होंगे दो कण, भाई एक ही पिंड है उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आपस में तो फोर्स लगा रहे होंगे। जब वो आपस में फोर्स लगा रहे हैं तो उसके कारण भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो मैं कहता हूं कि n कणों से बने पिंड के अवयवी कणों द्वारा लगाए गए बल का परिणामी मान शून्य होता है। यह हमने प्रूव भी किया है प्रीवियस वन सेशंस में, जहां पे हमने बात करी कि मान लीजिए ये दो कण हैं, है ना, ये कण M1 है और यहां पर एक कण है भैया ये M2 है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल तो लगा रहे होंगे, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन ये इसके ऊपर F12 और ये इसके ऊपर F21 और ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप न्यूटन के तृतीय नियम से क्या लिखते हैं भाई, न्यूटन के तृतीय नियम से
क्या होता है भैया न्यूटन के तृतीय नियम से? तो आप बोलेंगे F12 बराबर होगा नेगेटिव ऑफ F21 के। नेगेटिव क्या बता रहा भाई? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो 21 को इधर ले आइए, क्या बन जाएगा आपको? F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपको क्या समझ में आया कि n कणों से मिलकर के भले बने, इसमें जितने भी कण है वो आपस में बल लगा रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है, लगा रहे हैं, लेकिन उनका परिणामी बल कितना है? 0। तो मतलब ये भी सिस्टम आगे की तरफ कोई गति नहीं करेगा, या अगर मैंने कोई बल लगाया है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये इसके जो अवयवी जो कण हैं, जो इनके पार्टिकल्स हैं, वो किसी भी तरीके की अपनी इनपुट्स, अपने फोर्सेस को वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इन सभी के पिंडों के जो कण हैं उनके इंडिविजुअल के ऊपर जो लग रहा है उनके सम के बराबर ही होगा, और किसी का इसमें कोई पार्टिसिपेशन, कोई रोल नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट में बाह्य बल 0 हो गया, मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस उसमें एक्ट नहीं करते। इंटरनल फोर्सेस एक्ट नहीं करते मतलब क्या भाई? उस पूरे पिंड को चलाने में एक्ट नहीं करते। आपस में तो बल लग रहा होता है, लेकिन उनका परिणाम कितना हो जाता है? 0। ठीक है भाई, मतलब यहां तक जो हमने बात करनी थी कि भाई हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट, उसके द्रव्यमान केंद्र की गति की हमने बात की, तो हमने क्या क्या कहा? हमने कहा कि भैया ये गति कैसे करेगा, आइए देखिए, यहां से हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसको इन शॉर्ट। तो हमने कहा कि भैया RCM ये होता है 1/m इक्वल्स टू 1/m टाइम्स ऑफ m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अप टू mnrn वेक्टर। अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार अवकलन कर दिया, तो भैया ये वेग बन जाएगा। तो ये हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और हमने यहां पर बना लिया वेग। ये हमें यहां पर वेग की वैल्यू आ गई, है ना। वेग में भी यही बात समझ में आई। क्या भैया? वेग में समझ में आया कि उसके इंडिविजुअल जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के वेग के सम के बराबर आ रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा? तो हमने कहा कि भैया नहीं, अगर मैं इसमें एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं तो एक बार फिर से टाइम से डिफरेंशिएट कर दीजिए वेलोसिटी को, वेग को। इस वेग को फिर से एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट किया, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन मुझे मिल गया क्या? एक्सेलरेशन। फिर से एक्सेलरेशन मिला कि 1/m टाइम्स ऑफ m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 अप टू mn ठीक है। अब फिर फाइनली क्या बात हुई भाई? तो फाइनली बात ये हुई कि ma जो होता है वो होता है फोर्स। तो हमने कहा जो सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लगेगा वो बिल्कुल उसी के बराबर होगा जैसा कि ये मान के चलिए कि पहले कण पे निकालिए फोर्स, दूसरे कण पे निकालिए फोर्स, तीसरे पे निकालिए, चौथे पे निकालिए। 100 पार्टिकल है तो 100 पार्टिकल पे अलग अलग निकाल करके जोड़ेंगे ना, तो बिल्कुल सेम आएगा कि आप ये मान के चलिए कि सेंटर ऑफ मास पे जो बल लग रहा है उसके मान को। मतलब सेंटर ऑफ मास पे क्यों मानते हैं भाई कि पूरे ऑब्जेक्ट का मास, तो देखिए सेंटर पे तो होगा नहीं, आपको ही पता है। एक वस्तु, एक पिंड है, उसका सभी, ये जैसे इसकी मैं बात करता हूं यहां बैलेंस करके, मैं इसको कहता हूं ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो क्या ये वाले पॉइंट पे ही इसका कुल द्रव्यमान आके एकत्रित हो गया है क्या? नहीं, एकत्रित नहीं हुआ। ऐसा मानते हैं कि यहां पर एकत्रित है ना, जहां पे वो बैलेंस हो रहा है। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इसका अलग से वेलोसिटी, अगर इसका अलग से मैं फोर्स निकालूं, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, इधर में अलग 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 सबको जोड़ूंगा तो उतना ही आएगा कि इन सबको बिना निकाले आप सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर पॉइंट का निकाल लीजिए, क्या? एक्सीलरेशन। ये बिल्कुल उसी के बराबर चलेगा। ये सेंटर पॉइंट पे लगने वाले फोर्स की गणना कर लीजिए, इन सभी कणों के ऊपर होने वाले बल की गणना के योग के बराबर ही होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमने कैलकुलेशंस बनाए। ठीक है, तो अभी हम जरा बात करते हैं, है ना, कि भाई वेग की बात हो गई, त्वरण की बात हो गई, तो हम जरा कुछ बात कर लेते हैं कि भाई देखिए क्या निकला, क्या समझे इन सभी बातों से। तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है कि मानो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर ही संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल इस केंद्र पर लगाएगा। आपने ये जो पिंड था इस पे यहां से बल लगाया, यहां से लगाया, यहां से, आप 3 जगह से बल लगा दीजिए, F1 F2 F3, और इसके सभी पिंडों की गति जो होगी वो ऐसा ही फील करा रही है ना कि ये आप तो F1 F2 F3 तीनों को मान लीजिए कहां लग रहा है, सीधे सीधे लग रहा है इसी द्रव्यमान केंद्र पर। आपको इन सभी कणों पे अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, जबकि मुझे पता है कि सभी कणों पे बल लगा हुआ है अलग अलग तरीके से, लेकिन आपको कोई लेने देने की जरूरत नहीं। आप तो मानिए कि सब कुछ कहां लगा है? द्रव्यमान केंद्र पे, क्योंकि इनका सबका समीशन द्रव्यमान केंद्र के ही सब बराबर आ रहा है भाई। द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाले बल के मान के बराबर ही आ रहा है, तो मैं क्यों ना मानूं कि यहीं पर है। अच्छा,
तो ऐसे कौन कौन सी चीजें होती है, कुछ एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं क्या? तो आइए जरा देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए, जैसे पृथ्वी चंद्रमा निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति, मतलब पृथ्वी है और चंद्रमा। अगर मैं पृथ्वी और चंद्रमा की बात करता हूं तो ये देखिए, ये हमारी हो गई भैया क्या, पृथ्वी, और यहां पर हो गया हमारा क्या, मून। ठीक है, अब इनकी क्या हो रही है, इनकी गति हो रही है, और ये पूरा सिस्टम सूर्य के परितः भी गति कर रहा है। जब हम इस सेशन को इनिशिएट कर रहे थे, इन द सेंस के मतलब इस चैप्टर को जब इनिशिएट कर रहे थे, तो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाई हमें ऐसा लगता है ना कि पृथ्वी सूर्य के परितः घूम रही है, लेकिन कायदा कुछ और कहता है, पता है क्या? पृथ्वी जो है वो इसके द्रव्यमान केंद्र के परितः घूम रही है। नो डाउट वो सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। जो द्रव्यमान केंद्र है, जो रोटेशन हो रहा है हमारा, उसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो सूर्य के बहुत नजदीक है, बहुत। तो इसलिए कंसिडरेबल कि भैया सूर्य के ही परितः हम घूम रहे, और ऐसा ही हम पढ़ते आते हैं ज्योग्राफी में कि भैया सूर्य के परितः हम घूम रहे। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें तो उसका द्रव्यमान केंद्र सूर्य के केंद्र के बहुत निकट है, और ये जो पृथ्वी है पूरे मून के साथ के अलाउंग, मतलब इसके साथ में ये जो इसकी परिक्रमा कर रही है वो द्रव्यमान केंद्र की परिक्रमा हो रही है। ऐसे आ गया था। रेडियो एक्टिव नाभिक के दो टुकड़ों में विघटित होना। अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके नाभिक दो टुकड़े में बट रहे हैं, तो यह भी किस तरीके से होगा भाई, ये द्रव्यमान केंद्र से ही टूट करके अलग होंगे, मतलब उनके दो नए द्रव्यमान केंद्र बन जाएंगे जैसे ही टूटेंगे। अच्छा, इसको और अच्छे समझा सकता हूं मैं क्या, पटाखे के द्रव्यमान केंद्र की गति देखिए। एक पटाखा आप फोड़िए, जैसे आपने है ना एक पटाखा यहां से, ठीक है, मतलब यहां से एक रॉकेट टाइप छोड़ा जो बीच में जाकर के क्या हो जाए, फूट जाए। तो यहां से ये चल कर तो गया, लेकिन जब ये यहां पे आएगा और यहां से विस्फोट हो गया, तो विस्फोट होने के बाद आपने देखा इस तरीके से पूरा बन जाता है, जैसे फ्लावर टाइप, ऐसा शावर टाइप ऐसा निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि फाउंटेन से पानी निकल रहा हो, इस तरीके से पटाखा फूटता है तो मिलता है ना आपको। वो क्यों मिलता है? क्योंकि जितने भी कण आपको ने देखे थे उनके ऊपर इंटरनल इनसाइड वहां पे फोर्सेस लगे और वो बाहर निकल गए, और जो इसका जो बचा हुआ, मतलब जो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, यानी मैं कहता हूं कि उसके अंदर जो बच जाएगा ना, उसका कोर वाला पार्ट जिसमें मिट्टी विट्टी या किसी चीज से लगाकर उसको जो पैक किया गया होगा, या फिर जो कागज का टुकड़ा जो उसके साथ में था। अब पटाखा तो फूट गया, बारूद तो निकल गया, बारूद तो भैया जल करके ऐसा बिखर गया, बहुत मजा आया, लेकिन जो उसका बचा हुआ पार्ट होगा वो ऐसे ही परवलयाकार पाथ पे आकर के नीचे गिरेगा। तो मतलब द्रव्यमान केंद्र की बात करें तो ये तो अपने परवलयाकार पाथ पे चल ही रहा है, बस बीच में क्या हुआ कि वो फूट करके उसके बारूद अलग अलग हो गए, लेकिन वो चल तो उसी पाथ पे रहा है ना, उसने अपना रास्ता नहीं बदला। मतलब द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति की दिशा कुछ भी चेंज नहीं हुई। यानी अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि द्रव्यमान केंद्र क्या है और n नंबर ऑफ उसके पार्टिकल्स क्या है, कि भैया जैसे बारूद जितने भरे हुए थे, जितने वो पटाखे के रूप में जो बाहर निकले वो सब पार्टिकल्स थे, उसके बाहर निकल गए, लेकिन द्रव्यमान केंद्र अभी भी उसी रास्ते में चलता रहेगा। ठीक है, तो मतलब हमें इस सेशन में बात करनी थी द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में, यानी हमने बात करी द्रव्यमान केंद्र की गति होती क्या है। हमने फिर उसकी बात करी भैया वेलोसिटी, मतलब किस तरीके से वो गमन करेगा अपने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ में। तो हमने पाया कि जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ में गमन कर रहा है वो बिल्कुल सेम होगा जैसा कि केंद्र गमन कर रहा है। त्वरण में भी यही कहा कि जिस तरीके से पूरे पार्टिकल्स गमन कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही गमन कर रहे हैं जैसे कि उसका केंद्र कर रहे हैं। और ऐसे ही मैंने कहा एट द फाइनल एंड कि सभी पार्टिकल्स पे लगने वाला जो बल है वो बिल्कुल वैसा ही है जो कि द्रव्यमान केंद्र पर लग रहा है बल। तो क्यों सभी पार्टिकल्स के ऊपर मैं काम करूं, मैं तो सिर्फ द्रव्यमान केंद्र के ऊपर काम कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां तक की बातें अगर समझ में आई है तो भाई आपको जैसा कि पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा ही कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड कोर्सेज जो ऑफर करते हैं वो आपके सामने हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो फर्क नहीं पड़ता, आपके बुक्स एनसीईआरटी हैं, एंड ये पूरा कोर्स कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, जहां पर आपके कंप्लीट कोर्सेज के साथ साथ वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मैग्नेट ब्रेन्स की टेस्ट सीरीज, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और भी बहुत सारे सेगमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से आते हैं तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली पूरा ही सेगमेंट कंप्लीट है भाई। अलॉन्ग विद दिस एनटीएससी ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस यहां पर मिल जाती है और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है।
तो कनेक्टेड रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। एंड अगर आप चाहते हैं और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट चाहते हैं अपनी स्टडी में, तो सिंपली काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड ऑर्डर कर लीजिए फटाफट से बुक्स एंड ई बुक्स को भी, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा आपके लिए बनाए गए हैं भाई, है ना। चलिए, तो जिस तरीके से आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं हमारे YouTube चैनल पे, ऐसे ही हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर आप अपने कोई सजेशंस, कोई सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने इसी चैप्टर के अगले और कई सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।